जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। संविधान का क्लास चल रहा है। पिछले दिन भी चुनाव वगैरह था तो हम भी वोटिंग करने चले गए थे घर अपने, तो बंद था। ठीक है, वोटिंग हमने कर दिया। देखिए, लोकतंत्र में हमने भी जो है भाग ले लिया था। खैर आज 4 तारीख है और आज गिनती है। देखिए किसी सरकार बनती है। एग्जिट पोल में तो खैर वर्तमान सरकार को जिताया जा रहा है। ठीक भी है भाई, जो एग्जिट पोल दिखाता है अक्सर वही होता रहता है। अब बाकी देखिए क्या होता है। ठीक है, अब सरकारों का काम है आना जाना। अब जिन लोगों ने लोकतंत्र में रोजगार को लेके, स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके वोटिंग किया होगा वो सरकार अब बनेगी। और जिन लोगों ने किसी और चीज को लेकर किया होगा वो अपना अलग सरकार बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। हम लोग हैं क्लास पढ़ रहे हैं संविधान। क्या पढ़ रहे हैं? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पढ़ रहे हैं। ठीक है, संविधान बराबर विधान में कानून। हमने आपको फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट किया पढ़ाना। मूल अधिकार क्या स्टार्ट किया है? मूल अधिकार किस पार्ट में है ये? भाग भाग 3 में। कहाँ से कहाँ तक? 12 से लेके 35 तक है। आर्टिकल 12 से लेके, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। ये चीज आपको बताए हैं। इसमें जो है हम आपको आर्टिकल 16 पढ़ा रहे हैं। ठीक, आर्टिकल 16 पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल 12 कहता है राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 13 कहता है कि जो मूल अधिकार है, ठीक है, मूल अधिकारों से संगत कोई भी विधि बनेगी तो वह विधि वहां तक शून्य होगी जहां तक वह लागू होगी। आर्टिकल 13 कहता है। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समय समानता और विधि के समय समान संरक्षण। ठीक है, आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी सरकारी कुआं तालाबों पे जो है वहां भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 15(3) में कहता है कि महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद आर्टिकल 16 आता है। 16 कहता है लोक नियोजन में समता। अब 16 ये कहता है कि राज्य में जितनी भी सरकारी नौकरियां होंगी, अब राज्य की बात कर रहा है तो हमने राज्य की परिभाषा बताया है आर्टिकल 12 में कि राज्य क्या होता है। यहाँ पे बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र की राज्य की बात नहीं हो रही है। राज्य की नियुक्तियों और सरकारी योजना नौकरियों में क्या होगा? सबको समान अवसर दिया जाएगा। ये चीज हमने बताया आपको। ठीक है, तो आर्टिकल 16(1), 16(2), आर्टिकल 16(3) ऐसे ऐसे करके हमने पढ़ाया आपको। जैसे आर्टिकल 16(1) कहता है, देखिए राज्य की जितनी भी नियुक्ति होगी और रोजगार होगा उसमें सभी को समान अवसर मिलेगा। ठीक है, दूसरा आर्टिकल 16(2) कहता है कि किसी भी व्यक्ति से राज्य की नियुक्ति और रोजगार में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, बाकी और अन्य आधारों पर किया जा सकता है। ठीक है, वहां पे शब्द प्रयोग होता है केवल। ठीक, आर्टिकल 16(3) कहता है, आर्टिकल 61, आर्टिकल 62, आर्टिकल 16(3) कि हम विशेष प्रावधान कुछ कर सकते हैं। ठीक है, महिलाओं के लिए, लोगों को। ठीक है, आर्टिकल 16(4) कहता है कि हम जो है जो लोग सरकार में नियुक्त होंगे, रोजगार में जो नियुक्ति होंगे, हम उनमें जो पिछड़ा वर्ग होगा उनके लिए जो है आरक्षण का प्रावधान हम करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 16(3) था, सॉरी क्या बोल दिए। आर्टिकल 63 में है, 16(3) में कि निवास संबंधी, ठीक है, निवास संबंधी आर्ता को कौन सुनिश्चित करेगा? संसद सुनिश्चित करेगी कि कहाँ का निवास रहेगा तो आप नौकरी पाएंगे, कहाँ का निवास नहीं रहेगा तो आप नौकरी नहीं पाएंगे। ठीक है, इसको कौन सुनिश्चित करता है? संसद करता है। ठीक है, आर्टिकल 16(4) में है सेवाओं में आरक्षण। यही चीज हम आपको पढ़ा रहे हैं 16 में। लोक नियोजन में समता, लोक नियोजन में समता, समान अवसर। ठीक है, ये चीज जो हमने आपको बताना स्टार्ट किया। ठीक, इसमें आर्टिकल 16(4) है। 16(4) कहता है कि जो लोक सेवाएं हैं, जो लोक सेवाएं हैं उनमें आरक्षण का प्रावधान, लोक सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान। ठीक है, तो हमने जब आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था कि लोक सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान जो है, जिसकी बात चल रही है, इसमें हुआ था क्या कि हमने पहली बार 1953 में एक आयोग बनाया था, काका कालेलकर। ठीक है, काका कालेलकर, ये आयोग बना था 1953 में। किस चीज को देखने के लिए? पिछड़ा वर्ग को देखने के लिए, पिछड़ा वर्ग को देखने के लिए। ठीक है, जबकि एससी और एसटी को हमने 1955 से ही 22.5% आरक्षण दे दिया था। कितना दे दिया था? 22.5%। ठीक है, एससी और एसटी को कितना दे दिया था? 22.5%। अब हमने ये तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में आते हैं, लेकिन हमने पिछड़ा वर्ग देखा।
ठीक है, पिछड़ा वर्ग देखा। अब उस पिछड़े वर्ग को देखने के लिए हमने एक आयोग का गठन किया जिसे हम लोग कहते हैं काका कालेलकर आयोग। ठीक है, ये आयोग जब बना था तो इस आयोग को जो राष्ट्रपति हैं इनकी रिपोर्ट को वो खारिज कर दिए। क्या कर दिए? खारिज कर दिए कि नहीं, आप जो बातें बता रहे हैं पिछड़ा वर्ग के बारे में ऐसी बातें सही नहीं है, कुछ और अन्य करिए। ठीक है, अब फिर पिछड़ा वर्ग जो है पीछे रह गया, उसके गठन का कोई प्रावधान नहीं किया गया, पिछड़ा वर्ग को तब तक आरक्षण नहीं मिला। ठीक है, हुआ क्या 1979 में एक फिर आयोग गठन किया गया, बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, इस आयोग का गठन किया गया। अब इस आयोग ने क्या किया, सामाजिक शैक्षणिक एवं आर्थिक, ठीक है, सामाजिक शैक्षणिक एवं आर्थिक, इन 3 आधारों पर, ठीक है, इन 3 आधारों पे उसने कह दिया कि हमारे भारत में जो तीनों आधारों पर पिछड़ा होगा, यानी समाज में पिछड़ा होगा, शिक्षा में पिछड़ा होगा और आर्थिक रूप से भी पिछड़ा होगा, ठीक है, वो आएगा पिछड़ा वर्ग में। किसमें आएगा? पिछड़ा वर्ग में आएगा। किसमें आएगा? पिछड़ा वर्ग में। कौन सा समिति ने, कौन सा मंडल ने कहा? बीपी मंडल, विश्वनाथ प्रसाद मंडल ने कहा। हम ये चीज पिछले क्लास में बताए हैं, आज नॉर्मली दोहरा रहे हैं। बीपी मंडल ने कहा। कब? ये 1979 में गठन हुआ। ठीक है, इसमें कौन प्रधानमंत्री थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई से हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी के बाद इंदिरा गांधी 1975 में मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत आपातकाल लाई थी, तो लोग उनके विरोध में खड़े हो गए थे। ठीक है, तो उसके बाद जो है सरकार पलट गई, सत्ता पलट गई, और कौन फिर सरकार में आ गया? मोरारजी देसाई आ गए। मोरारजी देसाई ने इस आयोग का गठन किया, बीपी मंडल का। बीपी मंडल जब इस आयोग का गठन किया गया तो इन्होंने ढूंढा कि जो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, हम उन्हें कहेंगे पिछड़ा वर्ग। ठीक है, और इन्होंने कहा कि इन पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दीजिए। कितना परसेंट आरक्षण दीजिए? 27%। टोटल कितनी जातियों को ढूंढे थे ये लोग? 3700, लगभग 50, लगभग 3700, 3750 जातियों को इन्होंने पिछड़े वर्ग में रखा था। किस में रखा था? पिछड़े वर्ग में। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, अपना रिपोर्ट जो है सौंप दिया राष्ट्रपति को। ठीक, हुआ क्या कि कुछ समय बाद, अभी 1979 की बात है, तब तक सरकार 1-1.5 साल में पलट गई। ठीक है, सरकार आ गई इंदिरा गांधी की। ठीक, फिर इंदिरा गांधी सरकार में आ गई, और जब इंदिरा गांधी सरकार में आ गई तो फिर ये जो मंडल था, ये जो आयोग था, इस पे कोई चर्चा ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ यही तो नियम है, जो आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपता है, दूसरी सरकार अगर पलट जाती है तो उस आयोग पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। ठीक है, अब इसी तरह सरकार इनकी चलती रही। 1984 में जो है इंदिरा गांधी को मार दिया गया, फिर उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने हमारे राजीव गांधी। ठीक है, उनके बाद फिर उनके में कुछ विवाद हो गया। ठीक, उस समय जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह, ठीक है, ये फिर बीपी सिंह थे, ये वीपी सिंह, ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक, ये बने हमारे देश के पीएम 1989 के करीब। ठीक है, हमारे देश के पीएम कौन बने? बीपी सिंह बने। ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे देश के पीएम बने। तो उस समय जो है ये जो बीपी सिंह है, ये राजीव गांधी के कार्यकाल में, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उस समय क्या थे? ये वित्त मंत्री थे। ठीक है, और चौधरी देवीलाल उस समय हरियाणा के एक नेता थे। ठीक है, उनका लड़का दुष्यंत चौटाला भ्रष्टाचार में लिप्त था। ठीक, और ये इनकी पार्टी में था, किसमें? जनता पार्टी में, जो वर्तमान में बीपी सिंह की सरकार थी। ठीक है, अब उसमें जो है वो भ्रष्टाचार में आ गया। अब उसमें जो जनता उसके दुष्यंत चौटाला के खिलाफ हो गई। ठीक है, और राजीव गांधी के खिलाफ थी, क्योंकि बोफोर्स घोटाला में उनका नाम आया था। ठीक, अब दुष्यंत चौटाला जो है उनको हटाने की बात कर रहे थे, कौन? बीपी सिंह, क्योंकि बीपी सिंह वर्तमान सरकार में है, दुष्यंत चौटाला जो है चौधरी देवीलाल का लड़का है, तो चौधरी देवीलाल बीपी सिंह के सरकार में है। तो अब घोटाले में हुआ है, तो उनको हटाने की बात कौन कर रहा था? बीपी सिंह। अब दुष्यंत चौटाला थे, उन्होंने कहने लगा, ये जो बीपी सिंह है, कहे कि अब जो है अपनी लड़की को हटाइए, उसको बोलिए कि नेतागिरी छोड़ दे। अब दूसरे देवीलाल चौधरी जो हरियाणा के थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा क्यों करे, आप लोग तो घोटाला किया था, क्योंकि जब आप वित्त मंत्री थे और बोफोर्स घोटाला का मामला आया था, राजीव गांधी के साथ हफ्ते, तो आधा पैसा तो आपके खाते में गया था। अगर हमारे लड़कों को निकालने की बात कहेंगे तो अभी बुला रहे हैं रामलीला मैदान में, अभी हल्ला करेंगे कि नहीं ये भी था, इसी में इसने पैसा चुराया था। ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह पागल हो गए कि क्या करने जा रहा है। ठीक है, उसने कहा कि अच्छा ठीक है, रहने दो। ठीक है, अब दूसरे चौटाला इसी में रह गया। अब जो है वीपी सिंह सोचे कि हम करें तो करें क्या। अब इनके दिमाग में सुझा कि हमारे यहाँ एक मंडल कमेटी आया था, कब? 1979 में। ठीक है, बीपी सिंह तुरंत कहा कि भैया इसको लागू करो, और 1990 में लागू हो गया। कौन? ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 27% आरक्षण, ओबीसी के लिए। ठीक है, ओबीसी के लिए कितना लागू हो गया? 27% आरक्षण। आज अब नौकरियों में आप लोग आरक्षण प्राप्त करते हैं, कितना हो गया? वो 27% आरक्षण हो गया। ठीक है,
27% है, 22.5% SC और ST के लिए। यानी अगर 100 सीटें आई तो उसमें से 50 सीटें फिक्स है कि उसमें SC ST OBC वाले रहेंगे ही रहेंगे, बाकी अन्य जो 50 बची उसमें OBC वाले, जनरल वाले, SC ST सब लोग रहेंगे। समझा गया? अभी हो गया। ठीक, हुआ क्या कि आप ये बताइए, आप जब आरक्षण की बात कर रहे हैं आप लोग, तो जो लोग आरक्षण पाके OBC वाला ठीक नौकरी पा गया है, अब वो भी तो पिछड़ा रहेगा नहीं। अब हमने क्या किया था, सामाजिक था, शैक्षणिक था, कौन सा आधार पर हमने बताया था पिछड़ा? सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक। ठीक है, हमने पिछड़ा जो वर्ग डिसाइड किया है यही आधार है, 3 ठो। ठीक, अभी बताइए कि 27% आरक्षण में जो नौकरी पा गया, ठीक है, जो नौकरी पा गया, अब उस समाज में भी तो ऊपर आ जाएगा, उसका अस्तित्व ऊपर आ जाएगा। शैक्षणिक रूप से वो आगे आया तभी तो नौकरी पाया है। अब नौकरी पाया तो सरकार से उसे वेतन मिलेगा, तो आर्थिक रूप से मजबूत हो गया। ठीक है, तो अब जो है क्या होने लगा कि भैया ये बताइए कि इन नौकरियां पाने के बाद, आरक्षण पाने के बाद भी, नौकरी पा भी गए उसके बाद भी ये पिछड़े वर्ग में आएंगे, यानी इनके बच्चों को फिर से मिलेगा ये सब आरक्षण वगैरह, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। अगर आप अपने परिवार में आरक्षण पा गए हैं, ठीक है, आरक्षण पा गए हैं और आप जो है सामाजिक रूप से उभर गए हैं, शैक्षणिक रूप से भी उभर गए हैं और आर्थिक रूप से भी आप मजबूत हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये आरक्षण लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन जो लोग हैं यही कहते हैं कि नहीं हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए। देखिए, जब एक लोग को मिल रहा है तो सबको भी मिलना चाहिए। इसी भी चीज पे तो विवाद है कि किसको हटाया जाए, किसको नहीं हटाया जाए। और देखिए, इसको लागू करता है कौन? सरकार लाती है। अगर ये सरकार लाती है और ये गलत रहता है तो इसको तुरंत सुप्रीम कोर्ट में लेके चले जाते हैं सब। सुप्रीम कोर्ट में गया, मामला फंस गया, तो सरकार तो कहती है कि देखिए हम तो लाए थे आरक्षण, आपको 50% आरक्षण देने की बात किए थे, तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अभी 103वां संविधान संशोधन जो EWS आया था, 10% आरक्षण की बात की गई थी उसमें, ठीक है। अब सरकार तो उसको ला दी थी, सरकार इसलिए लाई थी कि हमें जो है, जो जनरल के लोग हैं हमें वोट मिले, टोटल जो जनरल के लोग हैं जिनको आरक्षण नहीं मिलता है, ठीक है, उनका भी वोट मिले, बाकी पिछड़े वर्ग का जो हम प्रतिनिधित्व कर ही रहे हैं, ठीक है, तो सबका वोट ले लें। अभी मामला चला गया EWS वाला सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट EWS को समाप्त कर देती तो मुंह बन जाता जो सरकार लाई थी। तो सरकार बाद में किसे गलत ठहराती? सुप्रीम कोर्ट को, कहती कि हमने तो आरक्षण दिया ही था, वो तो सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दिया, उसका मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा था 50% का, ठीक है। तो जिनको मिल रहा उनको सही है, जिनको नहीं मिल रहा उनको गलत है। अब इसके लिए डिसाइड किया गया कि पिछड़ा वर्ग हमने तो कहा है, लेकिन जिंदगी भर पिछड़ा वर्ग थोड़ा रहेंगे। अरे भाई, अब सामाजिक रूप से उभरेंगे पिछड़ा, ठीक है, शैक्षिक रूप से उभरेंगे, आर्थिक रूप से उभरेंगे, ठीक। अब इसके लिए डिसाइड किया गया क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। क्या डिसाइड किया गया? आप लोग सुने होंगे CL एक रहता है और एक NCL रहता है। जब आप फॉर्म फिलअप करने जाते हैं, आप लोग फॉर्म फिलअप करने जाते हैं तो उसमें लिखा रहता है क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, तो आप लोग नहीं समझ पाते, CL रहता है और NCL रहता है। ये किसके लिए रहता है? OBC के लिए। किसके लिए रहता है? OBC के लिए। क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, तो जो भी लोग हैं, जो भी लोग OBC से आते हैं, अक्सर आप लोग जब फॉर्म फिलअप करने जाते हैं तो आप किस चीज को टिक करेंगे? NCL को, नॉन क्रीमी लेयर को। अगर क्रीमी लेयर को टिक कर देंगे तो फिर आप जो है आरक्षण के पात्र नहीं रह जाएंगे, ठीक है। जब भी आप फॉर्म फिलअप करने जाते हैं तो इसको ध्यान दिया करिए, आप किसको क्लिक करेंगे? OBC वाले नॉन क्रीमी लेयर को, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर को। अब ये बनाया कैसे गया था? जब ये चीजें बनाई गई कि हम सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से कर रहे हैं, तो एक समय बाद आरक्षण मिलने के बाद ये ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके लिए हमने प्रावधान किया। हमने प्रावधान क्या किया? हमने कहा कि भैया क्रीमी लेयर, जो लोग क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, हम उन्हें अगले समय में आरक्षण नहीं देंगे। जो लोग क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे हम उन्हें आरक्षण नहीं देंगे, ठीक है। अब उन्हें आरक्षण देंगे क्यों नहीं? अब कौन वो लोग उसमें शामिल होंगे? तो कहा गया कि जो राज्य सरकार है, जो राज्य है, राज्य की ग्रुप ए और बी की जिनके पास नौकरियां होंगी, ग्रुप ए और ग्रुप बी की जिनके पास नौकरियां होंगी, हम उनको आरक्षण नहीं देंगे। किनको? कौन आएगा क्रीमी लेयर में? जो लोग ग्रुप ए और ग्रुप बी में है, ठीक है। हमारे यहाँ ग्रुप डिसाइड किया था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। अरे रेलवे में ग्रुप डी नहीं है जो पटरी कसते हैं लोग, ठीक है। तो इन्हीं में कहा गया कि जो लोग राज्य की नौकरियों में ग्रुप ए में है और ग्रुप बी में है, हम उनको क्रीमी लेयर के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। बाकी ग्रुप सी, ग्रुप डी, ठीक है, ग्रुप सी, ग्रुप डी में जो लोग हैं, ठीक, इन लोगों को जो हम नॉन क्रीमी लेयर में रखेंगे, ठीक। तो इन लोगों को जो है हम आरक्षण नहीं देंगे, ठीक। और एक प्रावधान रखा गया कि जिनकी वार्षिक सैलरी 8 लाख है, ये वर्तमान है, ये कितना है? वार्षिक सैलरी जिनकी 8 लाख है, ठीक है। अब आप सोचिए कि जो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से अब नौकरी पा गया,
आर्थिक आरक्षण में। मान के चलिए कि राज्य की नौकरी में यूपी पुलिस को नौकरी पा गया, ठीक है, तो लगभग ग्रुप सी वगैरह की नौकरी आती है यूपी पुलिस में, ठीक। अब उसमें एसआई वगैरह पद पे आया, थोड़ा सा उससे ऊपर पद पे आया, ठीक। अब उनमें कहा गया कि अगर आप 8 लाख की सैलरी पार कर लिए एक साल में, ठीक है, 8 लाख की सैलरी अगर आप पार कर लिए तो आपको जो है क्रीमी लेयर के अंतर्गत रखा जाएगा, ठीक। अच्छा, अभी डिसाइड कौन करता है कि आप क्रीमी लेयर में है कि नॉन क्रीमी लेयर में है? तो हम लोगों को क्या बनता है, एक जाति, ठीक है, क्योंकि हमें आरक्षण किस आधार पर मिलता है, जाति के आधार पे। जो जाति सामाजिक शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी है उसे पिछड़ा वर्ग कहेंगे, जाति। और आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं कि नहीं? अब कास्ट सर्टिफिकेट जब बनवाने जाते हैं तो आप जाते हैं किसके पास, सहज जन सेवा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर, CSC, वर्तमान में बहुत तेजी से खुल रहा है, उसके पास जाते हैं, ठीक। वो कहता है कि आपकी जो वार्षिक आय है 90,000, ठीक है, पहले 36,000 बनता था, ठीक है, पहले कितना था, 36,000। ये जानते हैं किस चीज को लेकर बनाया गया है, मनरेगा जो नहीं था, मनरेगा उस वाले में जो पैसा मिलता है उस हिसाब को देखते हुए जो इस चीज को डिसाइड किया गया था। तो पहले ये 36,000 था, लेकिन अब इसको जो है 90,000 नहीं 70 से लगभग 70,000 के करीब कर दिया गया, 70 से 80,000 के बीच इसे कर दिया गया है, ठीक है, कि अगर आपकी वार्षिक जो तनख्वाह है इतना है, ठीक, तो जो जाति बनता है कम से कम इतने में बनता है, ठीक। अब क्रीमी लेयर में और नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे कितना में आप, अगर 8 लाख से ऊपर आपकी सैलरी आ गई तो, ठीक है। तो आज के समय में ये बताइए कि आप कैसे या राज्य कैसे डिसाइड कर देगा कि इनके पास 8 लाख सैलरी है या इनके पास ज्यादा है या इनके पास कम है, ठीक है। सर्टिफिकेट देखने आएगा देखने। आप सर्टिफिकेट जो बनवा रहा है, आप वो जाति सर्टिफिकेट बनवा लिया, ठीक है, अब उनके पिता को तो देखने नहीं जाएगा, उनके पिता नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, मान के चलिए कि उसके पिता को कुछ डाला है नहीं, ठीक है, वो तो पूछता है ना कि आप क्या कर रहे हैं, तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, पिता के बारे में क्या पूछेगा वो, ठीक है। तो पिता के बारे में पूछा ही नहीं, जब पिता के बारे में पूछा नहीं तो उसने जाति सर्टिफिकेट बनवा लिया अपना, कितने पे, 80,000 पे। है किसका वो, ये 8 लाख कमाने वाला एक लड़का है, ओबीसी से आता है, ठीक है, लेकिन वो अपनी जाति बनवा लिया 80,000 पे। अब बताइए कि सरकार कैसे डिसाइड करेगी कि वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता है कि नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता है, ठीक है। हमारे भारत में आज भी जो है कास्टिज्म का जो आधार है आरक्षण को अभी समाप्त नहीं हो पा रहा है, ठीक है। कोई भी आज आप कह रहे हैं सही, अडानी जी है ना, अडानी जी, अगर उनका चेहरा चर्चित न हो, ठीक है, उन्हीं के घर में कोई लड़का हो, उनका जो है हम जाति बनवा दें, 1 लाख में बनवा दें, उनको आरक्षण मिलने लगेगा, ठीक है, कि उनकी वार्षिक आय जो 1 लाख है उनका बन जाएगा। क्यों कि कॉमन सर्विस सेंटर पे आप जाएंगे तो आपका बना ही देगा, वो तो पैसा लेके बनाता है जाति, तो बन ही जाएगा, ठीक है। तो सरकार ने उसमें लाया था, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। जो क्रीमी लेयर के लोग आएंगे वो इसमें है और इन लोगों को मिलेगा नहीं आरक्षण, ग्रुप ए ग्रुप बी की नौकरी वालों को, और जिनके पास वार्षिक सैलरी कितना है, 8 लाख है, ठीक है, समझाया। ये लोग आएंगे क्रीमी लेयर में। नॉन क्रीमी लेयर में कौन आएगा, इनसे जो नीचे होंगे, जिनका 8 लाख से कम सैलरी होगा, जो ग्रुप सी में आते होंगे, ग्रुप डी में आते होंगे, ठीक है, समझा रहा है चीज, तो वो लोग आएंगे नॉन क्रीमी लेयर में। ये किस में आएंगे, क्रीमी लेयर में। आगे समझ में इतना समझ में आया। ये पिछड़े वर्ग के लिए था, ओबीसी के लिए था, ओबीसी को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्रीमी और नॉन क्रीमी में। समझ आ गया, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब जो है आगे है EWS, इकोनॉमिक वीक सेक्टर, ठीक है, क्योंकि 1991 में जो पीवी नरसिम्हा राव थे उन्होंने लाया था इकोनॉमिक वीक सेक्टर से 10% आरक्षण, किसके लिए, जनरल वालों के लिए जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। EWS, इकोनॉमिक वीक सेक्टर, ठीक है, EWS, इकोनॉमिक वीक सेक्टर, इसमें जो है 10% आरक्षण था, कब, 1991 में, ठीक है। लेकिन 1992 में इंदिरा साहनी केस में इसे जो है रद्द कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। कहते भैया ये जो हम 49.5% आरक्षण देते हैं इसका उल्लंघन कर रहा है। किसका उल्लंघन कर रहा है, 49.5% जो है इसका उल्लंघन कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स में है, ठीक है। तो उस समय जो है सरकार अल्पमत में थी, ठीक है, उस समय सरकार अल्पमत में थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुरंत रद्द कर दी, ठीक है। लेकिन अब ये विवाद चलता रहा और वर्तमान समय में जो वर्तमान सरकार है इसने 103वां संविधान संशोधन किया, ठीक है, 103वां संविधान संशोधन किया, ठीक, 103वां संविधान संशोधन किया और इसने कहा कि भैया हम जो है EWS को जो है, जो लोग पैसे से कमजोर हैं उनको 10% आरक्षण देंगे। आप सोचिए कि भारत में 49.5% आरक्षण था SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए, ठीक है,
अब 10% इनका भी हो गया, 59% आरक्षण हो गया। ठीक है, 103वां संविधान संशोधन 2019 में वर्तमान सरकार की। ठीक है, अब इसके तहत ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीक सेक्टर, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, ठीक है, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए। अब जिनका मन है इकोनॉमिक वीक बनाने का, ये जनरल के लिए नहीं है। ईडब्ल्यूएस मतलब आर्थिक रूप से जो भी पिछड़ा है, जिसका मन हम ईडब्ल्यूएस बनवा ले, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ, पैसे से पिछड़े हुए हैं, आप इसमें बनवा लिए। अगर आप ओबीसी है तो आप भी बनवा सकते हैं। अगर आप ही बनवा लेंगे तो आपको ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलेगा। 27% में जो आप आते हैं तो आपको जिसमें फायदा मिला उसमें जाइए। ठीक है, तो 103वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, आर्थिक रूप से संरक्षण का, ईडब्ल्यूएस का, इसमें जो है 10% आरक्षण की बात की गई। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में गया, 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की। ठीक है, 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की और 3 जजों की बेंच में 2 और 1 से जो है ये पारित हो गया। ठीक है, 2 और 1 से पारित हो गया कि ईडब्ल्यूएस जो है सही है और आर्थिक रूप से आरक्षण देना चाहिए। और जानते हैं क्यों दिया गया? क्योंकि इसमें सरकार मजबूत में है, सरकार बहुमत में इसमें है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में इस समय चल नहीं पा रही है। और 1991 में सरकार अल्पमत में थी और सुप्रीम कोर्ट पावरफुल थी। ठीक है, तो उस समय जो हुआ अलग था और वर्तमान समय जो ईडब्ल्यूएस का है वो अलग है। ईडब्ल्यूएस से जो है 10% आरक्षण मिलता है। अब इसके लिए भी, ईडब्ल्यूएस के लिए भी निर्धारित किया गया है कि आपकी जो सैलरी 8 लाख होनी चाहिए, आपका जो है शहर में जमीन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है डिसाइड की गई हैं ईडब्ल्यूएस के तहत। ठीक है, किसके तहत? ईडब्ल्यूएस के तहत। एक मिनट। ठीक है, अब जो है हमने इनके लिए क्या बताया कि 8 लाख है। ठीक है, अब इनके लिए हमने आपसे ऑलरेडी पहले से ये किया हुआ है कौन कौन से लोग होंगे। ठीक है, तो इसमें जो हमने प्रावधान बताया था, अब देखिए इसमें कहा गया है कि जो लोग ईडब्ल्यूएस में कौन लोग आएंगे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में कौन लोग आएंगे, तो अगर उनकी पारिवारिक आय कितनी हो, सालाना 8 लाख हो, पारिवारिक आय सालाना कितना हो, 8 लाख हो, उनका जो 1000 वर्ग फीट घर अगर है तब नहीं मिलेगा। कृषि योग्य भूमि अगर 5 एकड़ है, कृषि योग्य भूमि अगर 5 एकड़ है तब आप जो है ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक है, अगर नगर पालिका में आपका जो घर है, जैसे नगर पालिका में अगर आपका घर है तो अगर 100 गज में, अगर 100 गज से कम में आपका घर है तो आपको जो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत रखा जाएगा। अगर आपका 100 गज से ज्यादा है तो आपको ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। ठीक है, अगर अधिसूचित क्षेत्र से बाहर है नगर पालिका के और 200 गज से ज्यादा है भूखंड है, ठीक है, तब भी जो है आपको ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। यही 4-5 मानदंड है, ठीक है, जो आपको ईडब्ल्यूएस को दर्शाता है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? यही है अब ईडब्ल्यूएस। अब आपका मन है कि आप ओबीसी में रहेंगे या एससी एसटी में रहेंगे, ठीक है, या ईडब्ल्यूएस में रहेंगे, ये आपके ऊपर डिसाइड करता है। आप जो मन करे कर ले। वैसे एससी में तो आप जा नहीं सकते हैं, ओबीसी वाले जो लोग हैं, ठीक है, अब इनका जो 27% आरक्षण है, अब इनका मन है कि नहीं हम ईडब्ल्यूएस में आ जाए तो 27% आरक्षण आप नहीं पाएंगे। अगर ईडब्ल्यूएस वाले चाहते हैं, जैसे ये कहा है कि ईडब्ल्यूएस सबके लिए है, एससी के लिए भी है, एसटी के लिए भी, ओबीसी के लिए भी है, सबके लिए है। आप इनमें से जिनको मन कर ईडब्ल्यूएस में आने का ईडब्ल्यूएस में आ जाए, नहीं बने तो अपने में है। बाकी ईडब्ल्यूएस वालों को फायदा तो इस समय हो ही रहा है। ठीक है, आप इनका रैंकिंग देखेंगे, अगर आपको एग्जाम हो रहा है तो ईडब्ल्यूएस वालों का सबसे कम मेरिट बन रहा है। ठीक है, इसका फायदा लोग बहुत उठा रहे हैं। ठीक है, खैर वो अलग मैटर, उसको समझाने में ज्यादा समझ आएगा। एसएससी का देखेंगे आप तो ईडब्ल्यूएस लोगों का कम मेरिट बन रहा है और ओबीसी का ज्यादा बन जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जनरल का बन रहा है। ठीक, तो वो तो अलग मैटर है, उसको आप बाद में समझा जाएगा। खैर कब इसको लाया गया ईडब्ल्यूएस को? 2019 में। कौन सा संविधान संशोधन था? 103वां। ईडब्ल्यूएस मतलब आर्थिक रूप से कमजोर, पैसा से जो लोग कमजोर है। ठीक है, अंबानी का अंबन मान दी जाती ईडब्ल्यूएस। ठीक है, तो हमें आशा है कि आपको आरक्षण समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत पढ़ेंगे अगले क्लास में। आज के लिए आरक्षण समाप्त हो गया। आरक्षण एक क्लास अगले में पढ़ाए थे हम, आज इतना हो गया। ठीक है, तो हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।